हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को प्रोग्रामिंग के द्वारा इंप्लीमेंट करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्टैक का इंप्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट की मदद से सी लैंग्वेज में। ये पार्ट 1 है। 4 पार्ट्स की इस सीरीज में हम देखेंगे कि स्टैक कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है लिंक लिस्ट की मदद से, और ये सब कुछ हम सी लैंग्वेज में कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पार्ट। हमें कुछ चीज़ों का रिवीजन करना ज़रूरी है। जैसे हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लिस्ट मतलब क्या होता है। तो देखिए, लिस्ट किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे कुछ नंबर्स की लिस्ट है ना। जैसे मैंने कहा 25 किसी एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ये तो हो सकता है एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये उनके मार्क्स हैं। ठीक है, 31, 47, 50। सो दिस इज व्हाट, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। दिस इज अ लिस्ट ऑफ मार्क्स। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। या हो सकता है सिटी के नाम, जैसे मैं बोलूँ भोपाल, ठीक है, मैंने कहा पुणे, मैंने कहा पटना या दिल्ली, ठीक है, या जयपुर। तो हो सकता है मैं किसी पर्पज से सिटी के नाम की एक लिस्ट बना रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स। तो लिस्ट तो किसी भी चीज की हो सकती है। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है ना, हो सकता है किसी कंपनी के एम्प्लॉयज की मैं लिस्ट बना रहा हूं। हम लोग मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हम सामान की लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट क्या है, लीनियर कलेक्शन ऑफ आइटम्स है ना। सिंपल डेफिनेशन उसकी देख लीजिए आप, लीनियर कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, ओके। अब जैसे पहला वाला एग्जांपल देखा, तो उसमें ये 25 क्या है, ये है लिस्ट आइटम। 44 क्या है, ये दूसरा लिस्ट आइटम। 31 क्या है, तीसरा लिस्ट आइटम। इस तरह से दूसरे एग्जांपल में हम कहेंगे भोपाल क्या है, पहला लिस्ट आइटम, पुणे क्या है, दूसरा लिस्ट आइटम, पटना क्या है, तीसरा लिस्ट आइटम। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया, लिस्ट का मतलब हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट लिस्ट, यानी कितने तरीके से हम लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 बेसिक तरीके हैं लिस्ट को प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करने के। यानी मुझे लिस्ट ऑफ वैल्यूज रखनी है, तो जैसे आपसे मैं बोलूं कि एक सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना है और आपको कुछ 100 नंबर्स को स्टोर करना है। ये नंबर्स स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। देखिए, एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप 100 वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम में बना लें और उसको स्टोर कर लें। मैं बोलूँगा ये तरीका तब ठीक है जब इन 100 वैल्यूज़ में आपस में कोई कनेक्शन ना हो। जब हम बोल रहे हैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं। जैसे एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स, तो ये सारी जो 100 वैल्यूज़ होंगी, ये एक ही क्लास के 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। इस वजह से ये एक ग्रुप फॉर्म कर रही हैं। तो अगर मैं 100 अलग अलग वेरिएबल्स में इसको रखूंगा, बिल्कुल रख सकता हूं, लेकिन उससे मुझे इनको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा, जैसे मैंने 100 वैल्यूज 100 अलग अलग वेरिएबल्स में रख लिए, अब मैं बोलता हूं कि इनका एवरेज निकालना है। तो आप इमेजिन करिए, आप कोडिंग के द्वारा उन वेरिएबल्स का सम कैसे करेंगे। जैसे वेरिएबल्स के नाम आपने ए बी सी इस तरह से रखे हुए हैं, तो आप लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसे करके 100 वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे। तो ये लिखना भी कितना मुश्किल होगा। मैं आपसे बोलूँगा कि अच्छा इनको सॉर्ट करना है ना, इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो भी आपके लिए ऑपरेशन परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपसे बोलूँगा कि इनमें सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बन सब कुछ सकता है, लेकिन ये काम बहुत मुश्किलों में होगा, ज़्यादा कोडिंग हमको करनी पड़ेगी, ईजी हैंडल नहीं होगा। तो इसमें हमारी गलती क्या रही, इसमें गलती ये रही कि वो वैल्यूज आपस में लॉजिकली कनेक्टेड थे, और आपने सी लैंग्वेज में कुछ ऐसे तरीके पढ़े हुए हैं जिससे आप ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस, और वो तरीका आपने एक पढ़ा हुआ है एरेज। आपको याद होगा एरे में क्या होता है, हम ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स बनाते हैं, पर वो एक ही टाइप के वेरिएबल्स का ग्रुप होता है, यानी या तो सारे इंट होते हैं या सारे फ्लोट होते हैं, इस तरह से। तो आप कितना भी बड़ा एरे बना लेते हैं, जैसे 100 साइज का आपने एक एरे बना लिया, तो आप उसके अंदर डेटा रख सकते हैं। अब ये जो एरे है, ये एक तरीका है लिस्ट ऑफ वैल्यूज को रखने का, यानी लिस्ट को रखने का एक तरीका है।
तो कोडिंग के द्वारा सबसे आसान और सबसे इजीली लोगों को समझ में आने वाला तरीका है एरेज। लेकिन ये अकेला तरीका नहीं है, इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे डायनेमिक एरे। डायनेमिक शब्द का जब भी इस्तेमाल होगा तो आप डीएमए का जरूर ख्याल करेंगे। यस, डीएमए आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने के पहले आपको डीएमए एक बार पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि उसका कोडिंग में भरपूर इस्तेमाल होने वाला है। तो डायनेमिक एरेज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एरे में ही लिस्ट ऑफ वैल्यूज को रखने वाले हैं, लेकिन आपका एरे रन टाइम पे ग्रो हो सकेगा। यानी शुरुआत में आप एरे कुछ एक साइज का बना लेंगे, लेकिन जैसे जैसे वैल्यूज लिस्ट की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको एरे को भी ग्रो कराना पड़ेगा। तो ये जो तरीका है, इसमें एक फायदा ये होता है कि लिस्ट की लेंथ अगर रन टाइम पे वेरी कर सकती है तो हमारे को मेमोरी में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जबकि एरे के कॉन्सेप्ट को अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। एक बार जब एरे बनता है उस समय जो साइज हमने डिसाइड कर लिया होता है एरे का, रन टाइम पे वो चेंज नहीं हो सकता। तो जब हमें पता है कि लिस्ट का साइज फिक्स रहना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो हम एरे का इस्तेमाल करेंगे। और लगता है कि नहीं, इसको ग्रो करा सकते हैं, तो हम डायनेमिक एरे का इस्तेमाल करेंगे। डायनेमिक एरे में पहले एक एरे का साइज निश्चित किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल 10, और उसके बाद जब वो 10 वैल्यूज उसमें फिल हो जाती हैं तो आप उसके साइज को डबल कर सकते हैं या किसी भी रेशियो से बढ़ा सकते हैं। तो डबल होने से अब 20 साइज का एरे हो जाएगा। तो थोड़ी देर तक तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन एक लिमिट के बाद हमें उसका साइज ग्रो कराने की ज़रूरत पड़ी, तो हमने उसे 10 से 20 कर दिया। फिर जब तक 20 तक का एरे फिल नहीं हो जाता तब तक हम उसके साइज को चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही 20 वैल्यूज फिल हो जाएंगी तो हम फिर उसके साइज को चेंज कर देंगे, मे बी हम फिर से डबल कर देंगे तो 20 से 40 का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डायनेमिक एरे को इंप्लीमेंट करते हैं। तीसरा तरीका हमारे पास होता है लिंक्ड लिस्ट। आई होप आपने लिंक्ड लिस्ट भी पढ़ा होगा, क्योंकि आज हम लिंक्ड लिस्ट नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लिंक्ड लिस्ट की मदद से स्टैक को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए लिंक्ड लिस्ट क्या है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो यहाँ पर हर एक वैल्यू को रखने के लिए, एक एक लिस्ट आइटम के लिए हमें मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना होता है। तो हम यहाँ पर और डायनेमिक एरे में दोनों में रन टाइम पे ही मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होता है, पर फर्क ये है कि डायनेमिक एरे में मैं एरे का कोई एक साइज पहले निश्चित कर लेता हूँ, और जब वो मेमोरी फिल हो जाती है, जब तक फिल नहीं हो रही तब तक इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ये मेमोरी फिल हो जाती है वैसे ही एरे के साइज को बढ़ा देता हूँ, ग्रो कर देता हूँ, हो सकता है मैं इसको डबल कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि मुझे हर एक नई वैल्यू, हर एक नए लिस्ट आइटम के लिए मेमोरी को ग्रो कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक इंटरवल तक मुझे कुछ भी मेमोरी में चेंजेस नहीं करना है। और जब वो पूरा फिल हो जाएगा तब मैं एरे के साइज को ग्रो करूंगा, और इतना ग्रो कर दूंगा कि आगे फिर कुछ वैल्यूज के इंसर्शन तक हमारे पास मेमोरी रहेगी और हमें ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें डेफिनेटली डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है, पर एक रेगुलर इंटरवल के बाद ही होती है, ऐसे हर आइटम के इंसर्शन पे नहीं होती है। जबकि लिंक लिस्ट में होता ये है कि एक वैल्यू एंटर होती है तो एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होता है, दूसरी वैल्यू एंटर होती है तो फिर एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होता है। यानी हर लिस्ट आइटम के लिए एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होता है। तो जब जब वैल्यू एंटर होगी तब तक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। तो यहाँ पर अगर अपन परफॉर्मेंस की बात करें तो स्पीड वाइज एरे सबसे ज़्यादा बेहतर होता है पहले नंबर का, क्योंकि इसमें साइज पहले से निश्चित होता है, लगातार में मेमोरी कंज्यूम होती है, तो उसको एक्सेस करना हमेशा फास्ट होता है, और रन टाइम पे इसमें कोई भी चेंजेस हम साइज में नहीं कर सकते। तो यहाँ मेमोरी की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पर स्पीड की बात करें तो एरे में बहुत ज़्यादा है। लिंक लिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ मेमोरी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, यानी जितनी जगह की ज़रूरत आपको है उतने ही ब्लॉक्स कंज्यूम होंगे, क्योंकि जब ही ब्लॉक बनता है जब आपको वैल्यू रखने की ज़रूरत होती है। तो हर एक आइटम के ऐड होने पर एक नया ब्लॉक बनता है, और अगर आइटम उसमें से हटाया जाता है तो वो ब्लॉक की मेमोरी को रिलीज भी किया जाता है। इससे ये होता है कि उसका टोटल मेमोरी कंजम्पशन बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड होता है। लेकिन क्योंकि हर एक लिस्ट आइटम के एंटर होने पर एक नया ब्लॉक बनता है, इसलिए लिंक लिस्ट परफॉर्मेंस वाइज स्पीड इसकी बहुत स्लो रहती है, लेकिन मेमोरी में फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में ये अल्टीमेट है।
डायनेमिक एरे इन दोनों के बीच में आता है, यानी एरे और लिंक लिस्ट के बीच में। ये पहले कुछ मेमोरी एलोकेट कर देता है, यानी कुछ साइज का एक एरे बना देता है, और थोड़ी देर तक हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती मेमोरी को ग्रो करने की। तो बहुत फ्रिक्वेंटली इसमें मेमोरी ग्रो नहीं होती है, जैसे कि लिंक लिस्ट में हर एक लिस्ट आइटम के ऐड होने पर होती थी। तो मेमोरी में फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल गई, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल पे ही ग्रो हो रहा है। इससे स्पीड के मामले में ये लिंक लिस्ट से बेहतर हो जाता है, हालांकि एरे से कमज़ोर रहता है। परंतु मेमोरी की फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको चाहिए ही चाहिए, रन टाइम पे लिस्ट ग्रो हो सकती है, तो आप एरे तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप डायनेमिक एरे या लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और उसमें भी मेरा फेवरेट है डायनेमिक एरे, लेकिन लिंक लिस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मेमोरी बहुत ही एक्यूरेटली यूज़ करनी होती है, बिल्कुल भी अननेसेसरी यूज़ नहीं करनी है। तो हमें समझ में आया कि 3 तरीके हैं जिनसे हम लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज स्पेसिफिकली हमको पढ़ना है लिंक लिस्ट क्या होता है, क्योंकि इसी से हमको आज स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है। तो लिंक लिस्ट में लिंक्ड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हर एक लिस्ट आइटम जिसको मुझे रखना है उसके लिए मैं एक मेमोरी ब्लॉक बनाता हूं, और इनिशियली एक स्टार्ट पॉइंटर बनाता हूं जो कि इसको पॉइंट करेगा। तो ये जो एक मेमोरी ब्लॉक मैंने बनाया जिसमें मैं लिस्ट का पहला डेटा रखूंगा, वो मैंने तभी बनाया जब पहली वैल्यू एंटर होने वाली है। यानी पहले से मैंने बना के सिर्फ एक चीज रखी है, दैट इज अ पॉइंटर, जिसका नाम हमने क्या रख लिया है, स्टार्ट। तो स्टार्ट पॉइंटर के अलावा और कुछ भी नहीं बनाया शुरुआत में। तो जैसी पहली वैल्यू एंटर करनी है वैसे ही एक नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेंगे और उसके अंदर वो पहला डेटा रख लेंगे। फिर जब दूसरा डेटा एंटर करना होगा तो एक नया मेमोरी ब्लॉक बनाएंगे, और पहला वाला मेमोरी ब्लॉक इस दूसरे वाले मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा, क्योंकि इसके अंदर होगा पॉइंटर। तो हर बार जब एक नई वैल्यू एंटर करनी होती है तो एक नया मेमोरी ब्लॉक हम क्रिएट करते हैं, और जो पहले से बना हुआ मेमोरी ब्लॉक होता है वो उसको करता है पॉइंट। इस प्रकार से लिस्ट में आइटम्स के बढ़ने के साथ साथ ये लिंक, ये चेन बढ़ती जाती है, और इसीलिए इसको लिंक्ड लिस्ट बोला जाता है, क्योंकि उसमें हर एक लिस्ट आइटम लिंक्ड होता है अपने पिछले आइटम से। यानी कि पहला आइटम दूसरे आइटम को रेफर करता है, पॉइंट करता है विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर। दूसरा आइटम तीसरे आइटम को पॉइंट करता है, तीसरा चौथे को पॉइंट करेगा, चौथा पांचवे को, और आखिरी वाला जो होगा वो किसी को पॉइंट नहीं करेगा, इसीलिए वो आखिरी वाला कहलाएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ये जो मेमोरी ब्लॉक है इसको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, नाम कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में ये प्रचलित नाम है, इसलिए आपको इसका मतलब समझना चाहिए। हर जगह इसको हम क्या बोलेंगे, नोड। तो हमें समझ में आया लिंक लिस्ट क्या होती है, और अब हम बात करते हैं नोड की। नोड में बेसिकली 2 चीज होती हैं। एक तो वो लिस्ट आइटम जो हमें स्टोर करके रखना है, उसके लिए मुझे एक वेरिएबल की जरूरत है। अब जैसे मुझे नंबर रखना है तो मुझे एक इंट टाइप के वेरिएबल की जरूरत है। अगर मुझे शहर का नाम रखना है तो मुझे एक कैर एरे की जरूरत है। मुझे किसी नॉन प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू रखनी है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का डेटा रखना है, तो एक स्टूडेंट का डेटा रखने के लिए मैंने स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया होगा और उसके अंदर कई सारे वेरिएबल्स होंगे। तो मुझे स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बनाना होगा जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वेरिएबल्स होंगे, जिसमें मैं उसका नाम, रोल नंबर, एज, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह स्टोर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है लिस्ट आइटम को रखने के लिए। मेरी बात बहुत ध्यान से समझें, लिस्ट किसी भी तरह के, किसी भी टाइप की वैल्यूज की हो सकती है। लिस्ट ऑफ इंट वैल्यू भी हो सकती है, लिस्ट ऑफ फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स भी हो सकती है, लिस्ट ऑफ नॉन प्रिमिटिव टाइप भी हो सकती है। नॉन प्रिमिटिव टाइप मतलब जो डेटा टाइप आपने बनाए होंगे, जैसे एम्प्लॉय, अकाउंट या बुक या कस्टमर, है ना। तो जो आपने बनाए होंगे स्ट्रक्चर की मदद से, वो डेटा टाइप नॉन प्रिमिटिव टाइप है। तो अगर लिस्ट ऑफ नॉन प्रिमिटिव टाइप यानी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो मुझे एक स्टूडेंट का डेटा रखने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। तो वेरिएबल किस टाइप का होगा, स्टूडेंट टाइप का होगा। स्टूडेंट स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि लिस्ट जैसी होगी, लिस्ट में आइटम्स
एक जैसे होंगे, पर वो आइटम किस टाइप के हैं उसके आधार पे आपको वेरिएबल बनाना है, उसी टाइप का जिस टाइप का आपको डेटा रखना है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिस्ट किस टाइप की है, जिस टाइप की भी हो आप उस टाइप का वेरिएबल बना लीजिए। और आपको चाहिए एक पॉइंटर, ठीक है, और ये लिस्ट आइटम को रखने वाला वेरिएबल और ये पॉइंटर वेरिएबल दोनों के कॉम्बिनेशन को, दोनों के कलेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, नोड। नोड, ठीक है। तो नोड क्या है, ये भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो कि हम लोगों को क्रिएट करना है, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होने चाहिए, एक लिस्ट आइटम को कंटेन करने के लिए और एक पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, ये पॉइंटर वेरिएबल क्यों, क्योंकि अभी हमने समझा कि हर नोड में ये क्षमता होती है कि वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर सके, यानी उसके अंदर एक पॉइंटर होना ही चाहिए जो अगले नोड को पॉइंट करता हो। तो मान लीजिए कि मुझे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स रखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा एक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका नाम रख लेता हूं नोड। ठीक, तो मुझे इसके अंदर दो वेरिएबल्स बनाने हैं। अब पहले वेरिएबल का नाम मान लीजिए मैं रख लेना चाहता हूं x, और दूसरे वेरिएबल का नाम रख लेना चाहता हूं p, ठीक है, या और थोड़ा मीनिंगफुल नाम रख लेते हैं हम, जैसे हम नाम रख लेते हैं इन्फो, ठीक है, इन्फो, जो इंफॉर्मेशन आपको रखनी है उसके लिए इन्फो नाम का वेरिएबल, और पॉइंटर का नाम रख लेते हैं नेक्स्ट, क्योंकि वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है ना। तो हमें ये दो वेरिएबल्स चाहिए, तो हम नोड डेटा टाइप बनाते वक्त एक वेरिएबल बना रहे हैं इंट टाइप का इन्फो, क्योंकि हमने ऐसा सोच लिया है कि हमें लिस्ट ऑफ इंटीजर्स रखने हैं, और दूसरा जो हमें बनाना है वो नोड टाइप का ही बनाना है, क्योंकि ये जो पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर किसको पॉइंट करने वाला है, आगे एक अगले नोड को पॉइंट करने वाला है। तो हमेशा याद रखिए पॉइंटर उसी टाइप का बनाना होता है जिस टाइप के ब्लॉक को उसे पॉइंट करना है। तो अगर उसे इंट ब्लॉक को पॉइंट करना होता तो वो पॉइंटर भी इंट टाइप का होता, अगर उसे फ्लोट टाइप के ब्लॉक को पॉइंट करना होता तो ये पॉइंटर भी फ्लोट टाइप का होता, पर क्योंकि उसे नोड टाइप के एक ब्लॉक को पॉइंट करना है इसलिए पॉइंटर भी नोड टाइप का होना चाहिए। इसलिए आप क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ। अब आपको इतना कॉमन सेंस रखना है कि जो इन्फो नाम का वेरिएबल है ये हमेशा इन टाइप का हो जरूरी नहीं है, ये आप बदल लीजिएगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रखनी है तो यहाँ कैर एरे बनाइएगा, अगर आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रखना है तो ये इंट की जगह आप स्ट्रक्ट स्टूडेंट इन्फो लिखिएगा, ताकि वो स्टूडेंट टाइप का डेटा कंटेन कर सके। तो आई होप आपको नोड का मतलब क्लियर हो गया होगा। नोड केवल इंटीजर वैल्यू रखे ये जरूरी नहीं है, हम अपने एग्जाम्पल में नोड में इंटीजर वैल्यू जरूर रख रहे हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को जरूर विजिट करें www.mysirji.com। क्यों विजिट करना जरूरी है, क्योंकि YouTube पे एक से अधिक चैनल्स हैं मेरे, और अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस रखे हुए हैं। तो हो सकता है कि आप कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है उनके बारे में, तो आप मेरी वेबसाइट पर अगर विजिट करेंगे तो आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाएंगे। वहाँ पर आप देखेंगे कोर्स कौन सा आप देखना चाहते हैं, जैसे C++, जावा, PHP, MySQL, जो भी आप देखना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके सारे थ्योरी वीडियोस और प्रोग्रामिंग वीडियोस की लिस्ट आपको दिखाई देती है, जिस पे भी क्लिक करते हैं वो वीडियो YouTube में ही ओपन हो जाता है। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट इस साइट पे आपको देखने को मिलता है। डेली इस साइट पे एक नया वीडियो पब्लिश होता है, सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हो सकता है आप इसको जब देखें तो आपको लगे ये बहुत काम की, और डेली विजिट करें क्योंकि इसमें डेली एक नई चीज़ आपको देखने को मिलती है। यदि आपको लगे कि ये वाकई बहुत काम का है, और ख़ासतौर पर उन लोगों के बहुत काम का है जो इंग्लिश में उतनी आसानी से समझ नहीं पाते हैं, या फिर जिनको पढ़ाई से रिलेटेड रिसोर्सेज बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, तो आप उन लोगों के लिए इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक वॉल पे, या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, या मौखिक रूप से भी आप लोगों को बता सकते हैं। थैंक यू।